वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है सेकंड पार्ट। और कौन सी वीडियो है? वीडियो का टाइटल है ऑपरेशन फीजी, हाउ R&AW's 3 Avengers saved the Indians of Fiji। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट सबके डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। धोखा धक्का होगा। नवंबर 1988 के मध्य में एजेंट अनुपम मलिक और संजीव सहगल एक्नोआ नाम की एक 25 वर्षीय महिला से मिलते हैं। यह महिला फिजी सरकार के विदेश विभाग में नौकरी करती थी और इसके मामा मामी न्यूजीलैंड में रहा करते थे। सहगल द्वारा न्यूजीलैंड में भर्ती किया गया एक एसेट इस महिला को लेकर आया था और सहगल ने खुद इसका बैकग्राउंड चेक किया था। काफी देर चली बातचीत के बाद एक्नोआ R&AW के लिए काम करने को तैयार हो जाती है और उसके सुबह लौटने से 2 दिन पहले एजेंट मलिक उसे उसके मिशन के ऊपर डिटेल्ड ब्रीफिंग और हाई लेवल टारगेट्स की एक सूची भी दे देते हैं। फिजी वापस लौटने के बाद एक्नोआ को इन टारगेट्स के ऊपर इंटेलिजेंस इकट्ठा करके कोडेड भाषा में रिपोर्ट्स तैयार करनी थी और फिर इन रिपोर्ट्स को सुवा की ही एक बुक शॉप में पहले से निशान लगाई गई शेल्फ्स के अंदर छिपा देना था। इस पहले डबल एजेंट की भर्ती के ठीक 1 महीने बाद एजेंट कैलाश सिंह को फिजी के एक ऐसे बहुत ही वरिष्ठ सिविल कर्मचारी के बारे में पता चलता है जो रबुका के फौजी शासन से बहुत ज्यादा नाराज चल रहा था। फिलिप नाम का 55 वर्षीय फिजियन अधिकारी रबुका और उसके फौजियों से इतना ज्यादा नाराज हो चुका था कि अब कुछ भी करके फिजी छोड़ ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना चाहता था, लेकिन उसकी समस्या यह थी कि उसके पास ऐसा करने के लिए पैसे नहीं थे। दिसंबर 1988 की एक शाम एजेंट कैलाश एडिलेड की एक कॉफी शॉप में प्रवेश करते हैं जहां फिलिप भी मौजूद था। टाइम पूछने का बहाना बना वो फिलिप के पास जाते हैं और फिर इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हैं। करीब 1 घंटे की बातचीत और 10 कप कॉफी पीने के बाद अचानक ही एजेंट कैलाश उससे पूछते हैं, दोस्त एक बात बताओ कि आजकल ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने के लिए कितना खर्चा आता है? ये सुनते ही फिलिप के चेहरे का रंग उड़ जाता है, हाथ कांपने लगते हैं और कॉफी कप से छलककर मेज पर गिरने लगती है। वो सोचने लगता है कि ऑस्ट्रेलिया सेटल होने वाली ये बात उसने आज तक किसी को नहीं बताई, तो फिर इस आदमी को कैसे पता हो सकती है? इससे पहले कि फिलिप कुछ बोल पाता एजेंट कैलाश आगे कहते हैं, घबराओ मत, मुझे अपना दोस्त ही समझो, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बहुत ज्यादा घबरा चुका फिलिप कॉफी का कप नीचे रख देता है, मेज पर रखा पानी का गिलास उठाता है और एक सांस में पूरा गिलास खाली करने के बाद कहता है, ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है, लेकिन तुम कौन हो और मुझसे ही क्यों पूछ रहे हो? मैं इंडियन एम्बेसी में काम करता हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिलिप को पूरी बात समझाते हुए एजेंट कैलाश कहते हैं, तुम्हें बस फिजी के कुछ नेताओं और फौजी अफसरों के पर जानकारी इकट्ठी करके मुझे देनी होगी। अगर तुम ऐसा करते हो तो हम तुम्हें परिवार समेत यहाँ ऑस्ट्रेलिया में सेटल करवा सकते हैं। पानी का एक और गिलास खाली करने के बाद फिलिप एजेंट कैलाश से पूछता है, क्या मुझे एक सिगरेट मिल सकती है? 10 कप कॉफी, 2 कप पानी। एजेंट कैलाश फिलिप के ऊपर सारी जानकारी इकट्ठा कर चुके थे, लेकिन उनकी रिपोर्ट में धूम्रपान का कोई जिक्र नहीं था। इसीलिए थोड़े से अचंभित कैलाश फिलिप से पूछते हैं, तुम सिगरेट पीते हो? नहीं पीता नहीं हूँ, लेकिन पीता था। सिगरेट छोड़े मुझे पूरे 20 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी के अभी अगर मुझे एक सिगरेट नहीं मिली तो मेरा ये सर टेंशन के मारे फट जाएगा। फिलिप जोर से चिल्लाता है और उस कॉफी शॉप में मौजूद सारी आंखें उसकी तरफ घूम जाती हैं। तभी अपने चेहरे पर नकली हंसी लाते हुए कैलाश पीछे वाली मेज पर बैठे एक आदमी से सिगरेट मांगते हैं और सुलगाकर फिलिप को दे देते हैं। सिगरेट पीते पीते फिलिप अपने आप से कुछ बड़बड़ाता रहता है। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय था। वो अच्छे से जानता था कि यदि वो पकड़ा गया तो रबुका प्रशासन उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को भी देशद्रोह के चार्ज में जेल के अंदर डाल देगा, मार ही देगा मुझे तो। अपनी सिगरेट खत्म कर मेज पर रखी एस्ट्रे में बुझाने के बाद फिलिप कैलाश से कहता है, ठीक है मैं तैयार हूँ। ये कहने के बाद फिलिप अपने लिए एक और कॉफी ऑर्डर करता है और फिर एजेंट कैलाश को बताता है कि रबुका फिजियन पुलिस के सभी वरिष्ठ ऑफिसर्स को नौकरी से निकालने वाला है। फिलिप बताता है कि फौजी की तरह पुलिस के भी सभी ऊंचे पदों पर रबुका अपने लोगों को लाना चाहता है। फिलिप से मिली इस पहली इंटेलिजेंस के साथ ही एजेंट कैलाश उससे हाथ मिला अपनी डील को फाइनल करते हैं और दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं।
लगभग 1 महीने बाद फिलिप एजेंट कैलाश को एक पैकेट भेजता है। इस पैकेट में उन लोगों के नाम थे जिनको फिजियन आर्मी, पुलिस और दूसरे सरकारी विभागों में ऊंचे ऊंचे पदों के ऊपर नियुक्त किया जाना था। इसके अलावा फिलिप फिजी के एक ऐसे बहुत ही बड़े प्रेस मालिक का नाम भी भेजता है जो भारतीयों के प्रति सहानुभूति रखता था और थोड़ा सा प्रयास करने पर तीनों एवेंजर्स के कहे अनुसार खबरें छापने को भी तैयार हो सकता था। फीजी में तख्ता पलट हुए 2 साल हो चले थे। रबुका के विरुद्ध प्रदर्शन अपने चरम पर थे और फीजियन मीडिया के साथ साथ विदेशी प्रेस में भी रोज उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही थी। रॉ के 3 एवेंजर्स का यह ऑपरेशन फीजी बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा था जैसा कि वो चाहते थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो पूरे ऑपरेशन को खटाई में डालने वाला था। इसको पकड़ लिया। अगस्त 1989 की एक सुबह सिडनी के कमांड सेंटर में तीनों एवेंजर्स ऑपरेशन की क्लैंडस्टाइन रिपोर्ट्स का रिव्यू कर रहे थे कि तभी उनको बेंजामिन टेलर से कोडेड मैसेज मिलता है और जब एजेंट कैलाश इस मैसेज को डिकोड करते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इस मैसेज के अनुसार फिलिप और एक्नोवा उनके साथ धोखा कर चुके थे। दोनों ही। एक नहीं, दोनों ही। अगले दिन टेलर एजेंट मलिक को बताता है कि ऑस्ट्रेलिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ASIS को सूचना मिली है कि 3 भारतीय जासूस ऑस्ट्रेलियन धरती के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। अब टेलर को यह डर सता रहा था कि जल्द ही ऑस्ट्रेलियन एजेंसी में 3 एवेंजर्स के ऊपर सवाल उठने लगेंगे और उनके साथ साथ वो भी मारा जाएगा। एजेंट मलिक के कहने पर टेलर ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस में अपने कॉन्टैक्ट से संपर्क करता है जो उसे बताता है कि एक्नोवा नहीं बल्कि फिलिप ने ये जानकारी लीक की है। हुआ कुछ यूं था कि फिलिप का एक जवान यूरोपियन लड़की के साथ अफेयर चल रहा था जो सुवा में ही रहती थी। अपनी इस खूबसूरत गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने के चक्कर में फिलिप ने उसे ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने और R&AW के साथ हुई अपनी डील के बारे में सब कुछ बता दिया था। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हुई इस बातचीत की अगली ही शाम रबुका के फौजियों ने फिलिप को उसके घर से उठा लिया था और फौज के साथ बिताए कुछ घंटों में ही वो 3 एवेंजर्स को डबल क्रॉस करने के लिए तैयार हो गया था। मतलब गर्लफ्रेंड ने बता डाला। The hunters. फिलिप के पकड़े जाने के 1 महीने बाद रबुका के 3 सबसे शातिर अंडरकवर फौजी सिडनी में लैंड करते हैं। लैंड करते ही ये तीनों सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन ऑफिस जाते हैं और वहां पर कर्मचारियों से कैलाश सिंह नामक एक भारतीय की पहचान करने में मदद मांगते हैं। अब कैलाश सिंह कोई नॉर्मल से सिविलियन होते तो एक बार को इनका रिकॉर्ड इमिग्रेशन के ऑफिस में मिल भी जाता, लेकिन वो तो अंडरकवर जासूस थे। वो तो नकली पासपोर्ट और पेपर्स बनवाकर अंडरकवर ऑस्ट्रेलिया में ऑपरेट कर रहे थे और कैलाश सिंह उनका असली नाम तक नहीं था। इसीलिए इमिग्रेशन ऑफिस के कर्मचारी इन तीनों फिजियन फौजियों की मदद नहीं कर पाते। इसके बाद ये तीनों फिजियन एम्बेसी के एक ऑफिसर को पूछताछ करने के लिए भारतीय एम्बेसी भेज देते हैं, लेकिन वहां भी किसी कैलाश सिंह नामक भारतीय का कोई रिकॉर्ड नहीं मिल पाता। रबुका ने अपने इन तीनों फौजियों को बिल्कुल साफ आदेश दिए थे कि उन्हें कुछ भी करके R&AW के ऑपरेटिव्स को या तो एक्सपोज करना है या फिर न्यूट्रलाइज, और ऐसा करने के लिए उन्हें हर प्रकार की अनुमति, खुली छूट और सारी ऑप्शंस दी गई थी। लेकिन एक ऑप्शन जो उन्हें नहीं दी गई थी वो ये कि वो खाली हाथ अपने देश वापस नहीं लौट सकते थे। उधर रबुका के इन तीनों फौजियों की भनक लगते ही तीनों एवेंजर्स सिडनी के अपने बेस को रातों रात ताला लगा के सारे सबूत मिटा के मेलबर्न शिफ्ट कर जाते हैं। लेकिन ये तीनों जानते थे कि ऐसे भागते रहना इस समस्या का हल बिल्कुल नहीं है। शिकार चाहे कितना ही भाग ले, आज नहीं तो कल वो शिकारी के चंगुल में फंस ही जाता है। ये तीनों अच्छे से जानते थे कि यदि उन्हें इस समस्या से बचना है, निजात पाना है, तो उन्हें पलटकर शिकारी का शिकार करना होगा। मतलब जो आया है उसको मारना होगा। उधर सिडनी का कोना कोना छान रहे रबुका के तीनों फौजी ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस के एक एजेंट से संपर्क कर उससे कैलाश सिंह के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। जेम्स हिल नाम का एजेंट इन तीनों को बताता है कि उसने कैलाश का नाम सुना हुआ है और वो एक ऐसे आदमी को भी जानता है जो उन्हें कैलाश तक पहुंचा सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अच्छा खासा खर्चा करना पड़ेगा। ये सुनते ही इन तीनों फिजियंस की बाँछें खिल जाती हैं और वो तुरंत जेम्स की सारी मांगे पूरी करने को तैयार हो जाते हैं।
अगले दिन रात को जेम्स हिल रबुका के तीनों ऑफिसर्स को सिडनी में स्थित एक सेफ हाउस लेकर जाता है। कैलाश की जानकारी रखने वाला आदमी इस सेफ हाउस में पहले से इन चारों का इंतजार कर रहा था। सिडनी के बाहरी इलाके में बने इस बड़े से घर के बाहर पहुंचकर जेम्स अपनी जेब से चाबी निकालता है और दरवाजे का ताला खोल अंदर की तरफ चलना शुरू कर देता है। उसके पीछे पीछे तीनों फिजियन ऑफिसर्स भी बड़ी ही सावधानी से अंदर घुसने लगते हैं और जैसे ही ये तीनों ड्राइंग रूम में पहुंचते हैं तो उनके सामने एक बड़े से सोफे पर बेंजामिन टेलर बैठा होता है। चारों तरफ अच्छे से नजरें घुमाने के बाद रबुका के तीनों ऑफिसर्स टेलर के सामने वाले सोफे पर बैठ जाते हैं और जेम्स हिल टेलर के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। हाँ तो जेंटलमैन बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। अपने हाथ में बियर का पॉइंट लिए टेलर इन तीनों से ये पूछता है तो इनमें से एक आदमी उत्तर देता है, हम रॉ के एक एजेंट को ढूंढ रहे हैं जो आजकल कैलाश सिंह के नाम से यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ही ऑपरेट कर रहा है। इस फिजियन ऑफिसर की ये बात सुन थोड़ी देर तक कुछ सोचने के बाद टेलर कहता है, ठीक है मान लो मैंने तुम्हें उस तक पहुंचा दिया तो फिर क्या करना क्या चाहते हो उसके साथ। टेलर का ये सवाल सुन रबुका के तीनों फौजी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और कुछ सेकंड बाद फिर से वही आदमी उत्तर देता है, बस ऐसे ही कुछ सवाल जवाब करने हैं, वो क्या कर रहा है उसके साथ और कौन कौन है, बिल्कुल रूटीन से सवाल है, घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा अगर ये बात है तो उससे मिलने की क्या जरूरत है, ये सारी जानकारी तो मेरे पास भी है। अपनी बियर को मेज पर रखते हुए टेलर ये कहता है तो तीनों फिजियन ऑफिसर्स थोड़ा सा चौंक जाते हैं और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते टेलर आगे कहता है, कैलाश अकेला नहीं है, उसके साथ 2 और एजेंट्स हैं और रॉ में इन तीनों को 3 एवेंजर्स के नाम से जाना जाता है। सोफे से खड़े होते हुए टेलर अपनी बात आगे जारी रखता है, वैसे कैलाश से मिलने से कहीं अच्छा है कि तुम उसके बॉस से मिल लो, उसके पास तुम्हारे सारे सवालों के जवाब होंगे, बोलो क्या कहते हो। टेलर के मुंह से सुनहरे शब्द सुन रबुका के तीनों ऑफिसर्स मन ही मन खुशी के मारे गुलाटियां मारने लगते हैं। तुम सच में हमें उसके बॉस तक पहुंचा सकते हो? एक काम करो हमें उन तीनों तक पहुंचा दो, इसके बदले हम तुम्हें माला माल कर देंगे। शुरुआत से ही बिल्कुल चुपचाप बैठा रबुका का एक फौजी ये कहता है तो टेलर जोर जोर से हंसने लगता है और फिर अचानक ही चुप हो जाता है। एक एक कर इन तीनों फिजियंस को सर से पांव तक घूरता है और फिर जेम्स की तरफ आंख मारते हुए कहता है, अरे भाई बिल्कुल पहुंचा सकता हूँ और पहुंचा क्या सकता हूँ, तुम तो अपने आप ही उन तक पहुंच चुके हो। टेलर का ये वाक्य खत्म होते ही साथ वाले कमरे का दरवाजा खुलता है और एक के पीछे एक अपने हाथों में बंदूक लिए 3 आदमी बाहर निकलने लगते हैं। इससे पहले कि तीनों फिजियंस कुछ समझ पाते अपनी कमर से गन निकालते हुए टेलर कहता है, जेंटलमैन यही हैं रॉ के वो एजेंट जिनको आप ढूंढ रहे थे, प्लीज मीट द 3 एवेंजर्स। इस रात के बाद रबुका के इन 3 अत्यंत खतरनाक ऑफिसर्स को ऑस्ट्रेलिया में दोबारा कभी नहीं देखा जाता। क्यों मार दिया ना, क्या हुआ बता तो दो। खुद रबुका और उसके आदमी फिजियन एम्बेसी से लेकर हर उस जगह फोन घुमाते हैं जहां से उनके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी मिल सकती थी, लेकिन सारे प्रयासों के बावजूद भी रबुका प्रशासन को अपने इन ऑफिसर्स का कोई पता नहीं चल पाता। रबुका शायद नहीं जानता था लेकिन अपने जिन ऑफिसर्स को शिकारी समझ उसने रॉ का शिकार करने ऑस्ट्रेलिया भेजा था वो खुद रॉ के हाथों शिकार बन चुके थे। मजा आया। अब ऑपरेशन फीजी अपने चौथे चरण में प्रवेश कर जाता है और इस चरण के तहत R&AW फीजी के वरिष्ठ फौजी अफसरों के लिए अपनी तिजोरियों के मुंह खोल देती है। पैसे की सहायता से ऐसे फौजी अफसरों को अपनी तरफ मिलाया जाता है जो लोकतंत्र में विश्वास रखते थे और वास्तव में अपने देश के अंदर चुनाव होते हुए देखना चाहते थे। लेकिन इस समय फीजी के अंदर चुनाव करवाने में एक बहुत बड़ी समस्या यह थी कि फिजियन मूल के वो लोग जिनकी संख्या लाखों में थी रबुका का समर्थन कर रहे थे। इसका मतलब यह था कि यदि रबुका चुनाव लड़ने का निर्णय करता तो उसके जीतने के पूरे चांसेस थे। उधर भारत में बोफोर्स नाम का भूचाल आया हुआ था और वीपी सिंह ने खुलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इस सारे बवाल के बीच 3 नवंबर 1989 के दिन फीजी के पूर्व प्रधानमंत्री टिमोकी बवाद्रा का निधन हो जाता है। 55 वर्ष के बवाद्रा ने कैंसर के चलते फीजी के लाउतोका नामक शहर में अपनी आखिरी सांसें ली थी। 1987 में प्रधानमंत्री बने बवाद्रा 1 महीने ही सरकार चला पाए थे कि रबुका ने विद्रोह कर उन्हें कुर्सी से हटा दिया था।
राजीव गांधी तुरंत राज्यसभा की उपसभापति नजमा हेपतुल्ला को बवाद्रा के अंतिम संस्कार में शामिल होने फीजी भेज देते हैं। ये भारत सरकार और ऑपरेशन फीजी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। रबुका के विरुद्ध बवाद्रा को खड़ा करने के लिए R&AW पैसों और प्रयासों के साथ साथ काफी समय भी खर्च कर चुकी थी। देखते ही देखते एक और साल बीत चुका था। ऑपरेशन फीजी के तहत रबुका की फौज के 2 और काफी वरिष्ठ ऑफिसर्स को R&AW द्वारा भर्ती किया जा चुका था। फीजी में रॉ के एसेट्स लगातार प्रशासन की गतिविधियों पर महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा रहे थे और भारतीयों पर होने वाले अटैक्स में भी काफी कमी आ चुकी थी। और यही वो बात थी जिससे तीनों अवेंजर्स को सबसे ज्यादा संतुष्टि मिल रही थी। असल में इन तीनों एजेंट्स ने फिजियन आर्मी में सबसे निचले स्तर पर काम करने वाले सैनिकों को पैसा खिलाना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये ही वो लोग थे जो सड़कों, चौराहों और घरों में घुस के भारतीयों को निशाना बनाया करते थे। इसीलिए 3 अवेंजर्स ने भारतीयों की तरफ उठने वाली फौजी बंदूकों के मुंह नोट ठूस ठूस कर बंद कर दिए थे। इतना पैसा खर्च किया होगा, अमेजिंग। तीनों एवेंजर्स ऑपरेशन फीजी की प्रगति से बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन खुश थे। वो खुश थे क्योंकि 2 साल पहले के मुकाबले फीजी के भारतीयों की हालत थोड़ी बेहतर हो चली थी। लेकिन खुशी के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो कभी भी परमानेंट यानी कि स्थायी नहीं रहती। फिर कुछ और अप्रैल 1990 में फिजियन आर्मी का एक अति वरिष्ठ अधिकारी मलिक को संदेश भेजता है कि रबुका इलेक्शंस करवाने का मन बना चुका है। वो खुद भी चुनाव लड़ेगा और उसका चुनावी मुद्दा होगा फीजी में रहने वाले भारतीयों को वापस भेजने के लिए कानून बनाना। ये संदेश मिलते ही तीनों एवेंजर्स के चेहरों पर एक मातम सा छा जाता है, लेकिन किसी तरह खुद को संभालते हुए एजेंट मलिक फीजी लेबर पार्टी के एक बड़े नेता को फोन करते हैं। भारतीय मूल के इस नेता का कोड नेम था त्रिशूल। एजेंट मलिक चाहते थे कि आने वाले चुनावों में त्रिशूल लेबर पार्टी के टिकट पर रबुका के खिलाफ चुनाव लड़े। अब उनका ये प्लान था तो बहुत अच्छा, लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी समस्या थी और इस समस्या का नाम था आवी बवाद्रा, टिमोथी बवाद्रा की विधवा, जो अपने पति की मृत्यु के बाद से ही पार्टी को कंट्रोल कर रही थी और जिसको पार्टी में अच्छा खासा समर्थन भी प्राप्त था। आने वाले कुछ महीनों के दौरान त्रिशूल के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए सिडनी से एक ऑपरेशन चलाया जाता है। लेबर पार्टी में अपने कई एसेट्स का इस्तेमाल कर R&AW आवी बवाद्रा के दिमाग में त्रिशूल को पार्टी चीफ नियुक्त करने का आइडिया प्लांट करवा देती है। फीजी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके की प्रेस में इस नेता की तारीफों से भरे लेख छपवाए जाते हैं और फीजी के कई शहरों में समर्थन रैलियां भी निकलवाई जाती हैं। अपने इस ऑपरेशन त्रिशूल को सफल बनाने के लिए एजेंट मलिक एड़ी से लेकर चोटी तक का सारा जोर लगा देते हैं, एक भी चीज को चांस पर नहीं छोड़ते और उनकी ये मेहनत रंग भी लाती है। 1990 के अंत में आवी बवाद्रा के प्रस्ताव पर त्रिशूल को लेबर पार्टी का नया चीफ नियुक्त कर दिया जाता है। इसका मतलब यह था कि यदि अब किसी तरह चुनाव लेबर पार्टी के पक्ष में चले जाएं तो एक भारतीय मूल का व्यक्ति फीजी का प्रधानमंत्री बन सकता था। जून 1991 में 43 वर्षीय सितिवेनी रबुका SVT नामक एक राजनीतिक दल बना घोषणा करता है कि चुनाव अगले साल यानी कि 1992 में करवाए जाएंगे। चुनावों में फौजी प्रशासन द्वारा भरपूर हेराफेरी किए जाने के बावजूद भी रबुका की पार्टी पार्लियामेंट की 70 सीटों में से केवल 30 पर ही जीत पाती है। इसका मतलब यह था कि रबुका दूसरी पार्टियों से समर्थन लिए बिना सरकार नहीं बना सकता था। इधर चुनाव के नतीजे आते हैं और उधर एजेंट मलिक लेबर पार्टी में अपने एक भारतीय मूल के एसेट को एक्टिवेट कर देते हैं। रबुका से मिल रॉ का यह एसेट प्रस्ताव रखता है कि लेबर पार्टी केवल एक ही शर्त पर उसको समर्थन दे सकती है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद वो संविधान में किए गए उन सभी बदलावों को वापस ले लेगा जो भारतीयों के साथ भेदभाव करते हैं। रबुका ये डील स्वीकार तो कर लेता है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद संविधान में बदलाव लाने के प्रस्ताव को बार बार टालता रहता है। लेकिन क्योंकि उसकी सरकार लेबर पार्टी के समर्थन पर खड़ी हुई थी, इसीलिए भारतीयों के साथ होने वाले अत्याचार लगभग खत्म हो चुके थे और भारतीयों से नफरत करने वाला प्रधानमंत्री रबुका अब चाहते हुए भी उनके खिलाफ कोई खास कार्यवाही नहीं कर पा रहा था।
फीजी में लेबर पार्टी के समर्थन वाली सरकार बन चुकी थी, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं था कि R&AW के एसेट स्लीप मोड में चले गए थे। रबुका प्रशासन और दूसरे विभागों में ऑपरेट कर रहे R&AW के सारे एसेट्स अभी भी पूरी तरह एक्टिव थे और प्रशासन में चल रहे घोर भ्रष्टाचार के ऊपर इंटेलिजेंस इकट्ठा करने में लगे हुए थे। फीजी में आम चुनाव होने के बाद थ्री एवेंजर्स को भी दिल्ली वापस बुला लिया जाता है, लेकिन दिसंबर 1992 में एजेंट मलिक का एक एसेट उन्हें सिडनी से एक केबल भेजता है। इस एसेट का कोड नेम था ब्रेडी और अपने इस केबल में उसने थ्री एवेंजर्स को बस इतना ही संदेश दिया था कि जल्द से जल्द पहली फ्लाइट पकड़ के सिडनी आ जाओ। अगले ही दिन तीनों एवेंजर्स सिडनी पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें ब्रेडी से मिलना था, जो अभी अभी फीजी से वापस लौटा था। आज की रात उसने एक पार्टी रखी थी और वहीं उसकी मुलाकात तीनों एवेंजर्स से होने वाली थी। इस पार्टी के दौरान सबसे खूब बातें करने के बाद ब्रेडी एजेंट मलिक को एक कमरे में लेकर जाता है, जहां एक टीवी और VCR रखा हुआ था। यार ब्रेडी, मैं पिक्चर देखने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। थोड़े से उत्सुक और बहुत ज्यादा थके हुए एजेंट मलिक ये कहते हैं तो उनकी तरफ बैठने का इशारा करते हुए ब्रेडी अपनी जेब से एक वीडियो कैसेट निकालता है और VCR में लगाकर चला देता है। अरे सर, ये कोई ऐसी वैसी फिल्म नहीं है, आप इसके प्रोड्यूसर हो और मैं इसका डायरेक्टर, और हीरो को देखकर तो आप जोर जोर से उछलने ही लगोगे। ये कहकर मुस्कुराता हुआ R&AW का ये एसेट एजेंट मलिक के साथ वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। टीवी पर पिक्चर शुरू हो जाती है और कुछ सेकंड बाद बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि ब्रेडी ने कहा था। एजेंट मलिक जोर जोर से उछल रहे होते हैं। अरे ये तो रबुका है ब्रेडी, ये तो रबुका है। टीवी के बिल्कुल पास जाकर एजेंट मलिक जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और फिर ब्रेडी को कसकर अपने गले लगा लेते हैं। मेड इन जापान टीवी पर चल रही इस पिक्चर में फीजी का प्रधानमंत्री सितिवेनी रबुका बिल्कुल नग्न अवस्था में एक जवान महिला के साथ सेक्स करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। और मजे की बात ये थी कि ये महिला किसी भी एंगल से मिसेस रबुका नहीं लग रही थी। ठीक 6 महीने पहले सिडनी में एक्टिव ब्रेडी को इंटेलिजेंस मिली थी कि रबुका वैश्याओं का बहुत ज्यादा शौक रखता है और वो भी केवल यूरोपियन वैश्याओं का। इस इंटेलिजेंस के अनुसार पिछले कुछ सालों में रबुका का ये शौक एक लत बन चुका था और अपनी इस लत को पूरा करने के लिए वो पैसा पानी की तरह बहा रहा था। ये इंटेलिजेंस मिलते ही ब्रेडी इस काम को करने वाली यूरोपियन मूल की महिलाओं से मिलना शुरू कर देता है और इसी दौरान मेलबर्न में उसकी मुलाकात एक अत्यंत खूबसूरत महिला से होती है, जो अपने 6 लोगों के परिवार को पालने के लिए मजबूरी में ये काम कर रही थी। 26 वर्षीय इस महिला का नाम लिली था और इसकी कहानी में एक अफसर को भांपते हुए ब्रेडी ने रोज इससे मिलना शुरू कर दिया था। ब्रेडी और लिली को मिलते हुए कुछ हफ्ते हो चले थे। ब्रेडी रोज रात को उसे एक 5 सितारा होटल के कमरे में लेकर जाता और अगले दिन सुबह उसे उसके घर वापस छोड़ देता। ऐसी एक रात थोड़ी हिम्मत कर ब्रेडी लिली के सामने अपना प्रस्ताव रख देता है। वो उससे कहता है कि यदि वो फीजी जाकर उसका एक काम करती है तो उसे जीवन में कभी भी दोबारा अपने आप को बेचना नहीं पड़ेगा। ब्रेडी का प्रस्ताव सुन बहुत बुरी तरह घबरा चुकी लिली कुछ घंटों की बातचीत के बाद उसका एक काम करने के लिए तैयार हो ही जाती है। अगले कुछ हफ्तों तक लिली को स्पाई टेक्निक्स और सेल्फ डिफेंस के ऊपर ट्रेनिंग देने के बाद ब्रेडी उसके साथ फिजी की राजधानी सुबा के लिए निकल जाता है। मूवी लग रही है। बाप रे। सुबह पहुंचने के बाद ब्रेडी रबुका प्रशासन में एक्टिव R&AW के एक एसेट से संपर्क करता है। ये एसेट उस आदमी को बहुत अच्छे से जानता था जो रबुका को यूरोपियन वेश्याएं उपलब्ध करवाने का काम किया करता था। R&AW का यह एसेट ब्रेडी को बताता है कि रबुका एक 5 सितारा होटल में वेश्याओं के साथ अपनी रातें गुजारता है। उसके लिए महिलाओं को इस होटल के रूम नंबर 513 में लाया जाता है और यह कमरा हमेशा उसके नाम पर ही बुक रहता है। इस जानकारी से लैस ब्रेडी और उसके साथ R&AW का एक दूसरा एसेट जिसका कोड नेम था क्वानो, इस होटल के कर्मचारी को पैसे खिला रूम नंबर 513 की एक नकली चाबी बनवा लेते हैं। इसके बाद क्वानो रूम नंबर 513 के ठीक नीचे स्थित रूम नंबर 413 को कई दिनों के लिए बुक करवा लेता है और ये दोनों स्पाइस इस कमरे में अपना इक्विपमेंट सेटअप करना शुरू कर देते हैं।
अगले दिन सफाई कर्मचारियों का भेष धारण कर ब्रेडी और क्वानो रूम नंबर 513 में घुसते हैं और कमरे के अंदर जगह जगह स्पाई कैमरे इंस्टॉल कर देते हैं। नवंबर 1992 में एक दिन R&AW का एसेट लिली को रबुका के दलाल से मिलवा देता है और ये दलाल अगली रात लिली के साथ कुछ और लड़कियों को ले रबुका के होटल पहुंच जाता है। इन सभी लड़कियों को थोड़ी देर तक घूरने के बाद रबुका लिली को सेलेक्ट कर लेता है और फिर उस दलाल समेत बाकी की सभी लड़कियां कमरे से बाहर चली जाती हैं। I did a lot of bad things, and never did I give in. इसके बाद इस 5 सितारा होटल के रूम नंबर 513 में जो भी घटता है नीचे वाले कमरे में बैठे ब्रेडी और क्वानो उसका लाइव ट्रांसमिशन देख रहे होते हैं। I have never felt whole. कामदेव के वश में आ चुके रबुका को इस समय ये नहीं पता था, लेकिन वो दुनिया के सबसे पहले बिग बॉस का हिस्सा बन चुका था और इसके रिलीज होने के बाद उसकी टीआरपी ऊपर नहीं बल्कि नीचे जाने वाली थी। तो क्या पब्लिक में निकाल दिया इन्होंने? नहीं, वैसे होता है। That's the thing. ब्रेडी को लाखों बार धन्यवाद देने के बाद एजेंट अनुपम मलिक उससे ये कैसेट लेते हैं और अगली ही फ्लाइट से कैलाश और संजीव के साथ नई दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। दिल्ली में इस कैसेट की कई सारी कॉपीज बनवाई जाती हैं और फिजी में मीडिया के साथ साथ फौजी अफसरों और फिजियन मूल के उन कट्टरवादी नेताओं को भी भिजवाई जाती हैं जिनके समर्थन के ऊपर रबुका की कुर्सी टिकी हुई थी। R&AW द्वारा निर्मित इस बिग बॉस का नतीजा ये होता है कि कुछ ही समय के अंदर अंदर रबुका की बदनामी अपने चरम पर पहुंच जाती है। फिजियन मूल के वो नेता और संगठन जिनको भारतीयों का कट्टर विरोधी माना जाता था, वो भी इस कांड के बाद रबुका से दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं। कहानी का सार यह था कि अब रबुका फिजी का प्रधानमंत्री तो जरूर था, लेकिन उसके राजनीतिक भविष्य के ऊपर एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका था। फिजी के सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान को R&AW ने एक बिना दांत का हाथी बनाकर छोड़ दिया था। अब क्या होगा? कुख्याति की सारी सीमाएं पार कर चुका रबुका 1999 में अपना कार्यकाल पूरा कर लेता है। दोबारा चुनाव होते हैं और जहां इस बार फिजी लेबर पार्टी 70 में से 37 सीटों पर जीत हासिल करती है, वहीं रबुका की पार्टी केवल 8 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। पर लेबर पार्टी का वो नेता जो फिजी के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करता है, उसका नाम था महेंद्र पाल चौधरी AKA त्रिशूल। अरे वाह, इंडियन। फिजी के भारतीयों में खुशी की एक लहर दौड़ जाती है और बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान सभी अपने अपने घरों से निकल सड़कों पर उत्सव मनाने लगते हैं। ये वो समय था जब भारत में प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रॉ चीफ तीनों ही बदल चुके थे, लेकिन 3 अवेंजर्स अभी भी अपना काम कर रहे थे। वाजपेयी जी के टाइम की बात है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विदेश मंत्री जसवंत सिंह के दफ्तरों में चिट्ठियों के अंबार लग जाते हैं। चिट्ठियां जिनमें फिजी के भारतीय भारत सरकार के प्रति अपना स्नेह और आभार प्रकट कर रहे थे। फिजी के भारतीयों के साथ साथ भारत सरकार और R&AW में भी खुशी मनाई जा रही थी। PMO और फॉरेन ऑफिस फोन की घंटियों से गूंज रहे थे। हर तरफ से बधाई देने वाली कॉल्स आ रही थी, लेकिन फिर भी एक बात ऐसी थी जो कहीं ना कहीं सबको जरूर खटक रही थी। ये दिन देखने के लिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी आज इस दुनिया में नहीं थे। वो राजीव गांधी जिन्होंने ऑपरेशन फिजी को लॉन्च किया था, R&AW को असीमित बजट और लगभग हर प्रकार की कार्यकारी छूट दी थी। वो राजीव गांधी अगर आज एक भारतीय को फिजी का प्रधानमंत्री बनते हुए देख पाते तो शायद इस खुशी की मिठास कई गुना और बढ़ जाती। जल्द ही ऑपरेशन फिजी की फाइल को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया जाता है। लगभग 12 साल चले इस ऑपरेशन के दौरान भारत और भारत की राजनीति में कई बदलाव आए, कई घोटाले हुए। 5 प्रधानमंत्री और 12 विदेश मंत्री बदल गए। R&AW के 5 चीफ आकर चले गए, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो थे द 3 अवेंजर्स।
भारत के 3 देशभक्त सिपाही जो इन 12 सालों के दौरान चुपचाप अपना सर झुकाए काम करते रहे। माँ भारती के 3 लाल जिनको ना ही अपना जीवन प्यारा था और ना ही दुनिया की वाहवाही, ना ही उन्हें मेडल से कोई प्यार था और ना ही धन दौलत से। 12 सालों तक अपने परिवार, अपने आराम को साइड में रख दिन रात मेहनत करने वाले इन 3 एवेंजर्स को केवल 2 ही चीजों से सच्चा प्यार था, भारत राष्ट्र की यह धरा और इस धरा से जुड़े देशवासी। तो फ्रेंड्स मजा ही आ गया सच्ची में, वर्थ वॉचिंग मैं कहूंगी। बहुत ही अच्छी वैसे स्टोरी बताई पूरी और इतना मजा आया। और एंडिंग तो भैया कमाल की थी, जिस तरह से सब हो गया और उसके बाद दिखाया कि इंडियन जो है वो बने, तो बहुत ही अच्छा था, इतना मजा आया। और वही दिखाया कि भाई इंडियन जहाँ भी होंगे इंडिया जो है उनका साथ देगा। तो वो एक बहुत ही अच्छा इन्होंने दिखाया कि इंडियंस कहाँ जहाँ पे भी है ज़रूरत के टाइम इंडिया उनकी हेल्प के लिए रेडी है। तो जिस तरह से पर इतने साल लग गए, ओ माय गॉड, इतना काम करने के लिए देख लो कितना टाइम लग जाता है। वो वहाँ पे वो जो फीजी में इंडियंस थे उनको क्या क्या सहना पड़ा 10 साल, पर इवेंचुअली सब ठीक हो गया। दैट वाज रियली ग्रेट। और उन 3 एवेंजर्स ने ये कमाल कर दिखाया, अमेजिंग अमेजिंग। राइट, तो बहुत अच्छी मतलब इन्होंने बहुत अच्छा पोर्ट्रेल किया था, काफी मजेदार था कि 10 कप चाय कॉफी के पिए थे, फिर 11वां कप भी आया था, फिर पानी पिया था, फिर पानी नीचे गिर गया था, बहुत कुछ बहुत अच्छी थी, काफी मजेदार था और काफी अच्छी तरीके। और इससे एक बात पता चलती है कि कहीं पर भी जब जैसे वहाँ पे मिस्टर चौधरी जब बने थे तो अब आपको आइडिया आता है कि इसमें कितने लोगों ने मेहनत की थी, अपने आप कोई ऐसा नहीं बन पाया था। मतलब क्योंकि उससे पहले जो थे भाई साहब वो थोड़े टेढ़े थे, राइट। तो अगर मान लीजिए वहाँ पे कोई ऐसा आता ही नहीं हेड प्राइम मिनिस्टर या जो भी है जो इंडियंस के अगेंस्ट होता, तो कभी प्रॉब्लम आती ही नहीं है। प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि किसी ने बुरा करने की सोची, कोई वहाँ का बंदा। और अगर देखें उस समय पे जैसे कहते ऑलमोस्ट 50-50 थे फीजी और इंडियंस, मगर आज देखें तो आज फीजियंस बढ़ गए हैं और सिर्फ 36% मेरे ख्याल से इंडो फीजियंस हैं। और अगर आप हिंदुइज्म में देखें, हिंदुइज्म अभी सिर्फ 26% है और क्रिश्चियनिटी मेरे ख्याल से 60% और सो है। क्यों तो मुझे नहीं पता उसके बाद क्या होता है, मगर इतनी मेहनत के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि वहाँ पे जो है अभी इंडो फीजियंस की पॉपुलेशन कम हो गई है। मेरे को भी शॉक हुआ था जब मैंने देखा था कि मेरे को लग रहा था कि जितनी भी यहाँ कार्रवाई हो रही है, जितना कुछ शुरू हो गया, तो मुझे लग रहा था कि अब 50-50 अभी भी होंगे इंडियंस। और बहुत अच्छी अमेजिंग बात होगी कि 50% जनता इंडियन ओरिजिन की है। और जब मैंने देखा तो मुझे पता चला था नहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ 36% है शायद इंडो फीजियन और सारे फीजियंस हैं। तो मुझे पता नहीं उसके बाद क्या होता है, बट ये और मेरे ख्याल से इंडिया रुका नहीं होगा। इंडिया जहाँ तक हो सकता है अपनी हेल्प कर रहा होगा और अभी भी कर रहा है। तो आई होप कि मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और सब ठीक हो जाए। मगर जो भी था बहुत ही अच्छा इन्होंने एस्पियोनाज का दिखाया था कि कैसे कार्य होते हैं। तो वेरी नाइस। यस फ्रेंड्स, रियल जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया, 3 of them, अमेजिंग, मजा आ गया। बहुत अच्छा इन्होंने प्रेजेंटेशन दी है। तो चलो फ्रेंड्स, होप करते हैं आपने भी इंजॉय किया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।